So, hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of IOC. तो पिछले क्लास में हमने ग्रुप 14 का स्टडी स्टार्ट कर दिया था और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता भी दी थी ग्रुप 14 में। सबसे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी थी और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने सब बताया था, सिर्फ एक आयनाइजेशन एनर्जी वाला पार्ट बचा हुआ था। तो जितने भी कल मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाए हैं, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमें जो भी स्टडी करना है वो हमें वैल्यू बेस्ड स्टडी करना है, ठीक है। तो वो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ो, ध्यान से समझो उनको, राइट। एंड टुडे आई विल स्टार्ट विद द आयनाइजेशन एनर्जी एंड देन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इसमें जो है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इस केस में जैसा हम जानते हैं एज वी मूव डाउन द ग्रुप, तो वी हैव कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ठीक है। एंड इफ यू जस्ट ऑब्जर्व द वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 14 members, you will find that the ionization energy values are decreasing down the flow and there is only one exception in tin and lead, ठीक है। तो जैसा अगर हम लोग IE1 की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ओवर हियर, इफ आई जस्ट राइट डाउन IE1, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ IE1, तो अगर मैं IE1 का वैल्यू लिखूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1086, ठीक है। दिस IE1 वैल्यूज आर इन किलो जूल पर मोल, करेक्ट, दिस इज इन किलो जूल पर मोल। कार्बन 1086 किलो जूल पर मोल हो गया, सिलिकॉन बिकम्स 786 किलो जूल पर मोल, जर्मेनियम बिकम्स हाउ मच 761, टिन इज 708 एंड लेड इज कितना 715। तो वी कैन सी दैट इन जनरल what it is, as it is clearly visible that ionization energies IE1 decreases down the group IE1 decreases down the group in general, समझे क्या। बट इफ यू जस्ट ऑब्जर्व इट केयरफुली, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ देते हैं वो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ पे एक्सेप्शन हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो जरा, टिन और लेड का एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड ये है कि IE1 ऑफ टिन should be more than IE1 of lead, बट एक्चुअल क्या है, एक्चुअल है कि IE1 of tin is less than IE1 of lead. IE1 of tin, this is actually less than what, IE1 of lead. This is the actual thing, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना। जैसे हमने ग्रुप 13 में पढ़ा था, एल्यूमिनियम गैलियम में एक्सेप्शन आया था, फिर इंडियम थैलियम में एक्सेप्शन आया था आयनाइजेशन एनर्जी में, उसी तरह ग्रुप 14 में जो आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शन आया है वो किधर आया है, वो आया है टिन और लेड में एक्सेप्शन आया है, किसका, आयनाइजेशन एनर्जी के वैल्यूज़ का, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ आई जस्ट अरेंज ऑर्डर ऑफ IE1, इफ आई जस्ट फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ IE1, तो ऑर्डर ऑफ IE1 क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ IE1 हो जाएगा, वी हैव कार्बन, देन वी हैव सिलिकॉन, देन वी हैव जर्मेनियम। एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड होना चाहिए टिन ऐसे और ये लेड ऐसे, इस तरह से, दिस इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर। बट ये ऐसा एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऐसे फॉलो नहीं कर रहा है, ये जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है ये फॉलो नहीं होता है। एक्चुअल ऑर्डर क्या है, actual order is
actual order is carbon, silicon, germanium, then lead and then it is tin. समझे क्या? तो ये चीज है, राइट. तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेड इज मोर देन दैट ऑफ टिन. अभी इसका रीजन क्या है? तो दिस इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिंपल यही है जो मैंने कल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बताया था. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे मैंने कल बताया था कि यहाँ पे लेड में जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है ना 6s2 6p2, दीज वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स आर पोरली शील्डेड बाय 4f एंड 5d. जबकि टिन में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली पोरली शील्डेड बाय 4d ओनली. मगर यहाँ पे लेड में पुअर शील्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो लेड में ज़्यादा पुअर शील्डिंग है, टिन में उतना पुअर शील्डिंग नहीं है एज कंपेयर टू लेड. तो इस वजह से लेड में एक तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा है. लेड का एटॉमिक नंबर कितना है? लेड का एटॉमिक नंबर है 82. एक तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, एक तो लेड का एटॉमिक नंबर 82 है, टिन का एटॉमिक नंबर कम है. मतलब लेड के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और वैलेंस शेल के पास शील्डिंग कैसा है? बहुत ही खराब है. इन विच केस? इन द केस ऑफ लेड. इस वजह से लेड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इसके न्यूक्लियस ने, लेड के न्यूक्लियस ने कैसा? बहुत अच्छे से खींचा हुआ है, बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है, बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है लेड का न्यूक्लियस टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ लेड. न्यूक्लियस ऑफ लेड इज स्ट्रांगली होल्डिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लेड. मतलब 6s2 6p2 के 4 इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है. क्यों अच्छे से पकड़ा हुआ है? क्योंकि एज कंपेयर टू टिन लेड का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है एंड एज कंपेयर टू टिन लेड का स्क्रीनिंग भी कैसा है? पुअर है. इस वजह से लेड में आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया एज कंपेयर टू टिन. समझे क्या? राइट. तो इसका हम लोग ये यहाँ पे रीज़न देख लेते हैं कि IE1 ऑफ lead is more than IE1 of tin. इसका रीज़न क्या है? सीधी बात, हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, मतलब न्यूक्लियर चार्ज, एंड आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? शील्डिंग इफेक्ट. है कि नहीं? शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम होगा. करेक्ट ना? राइट. तो इन्हीं दो फैक्टर्स के बेसिस पे हम ऐसा बता सकते हैं कि सिंस Z of Pb is more than Z. Pb का Z कितना है? Pb का Z है 82. It is more than Z of 10. कितना है? 50. पहली बात. समझा क्या? पहली बात. ठीक है. दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि 6s2 6p2 electrons in lead are much poorly shielded by inner 4f14 and 5d10 as compared to 4d10 shielding on 5s2 5p2 electrons of 10. समझे क्या? इसी वजह से ये जो टिन का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लेड के आयनाइजेशन एनर्जी से क्या है? कम है, या फिर लेड का जो आयनाइजेशन एनर्जी वो टिन के आयनाइजेशन एनर्जी से कैसा है? ज़्यादा है. ठीक है. गॉट इट. अच्छा, तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज वैल्यू बेस्ड स्टडी ही करना होता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं. अच्छा, अब उसके बाद अगर हम बात करें the second as well as the third ionization energies की, if we discuss about the second and the third ionization energy, तो first of all जैसा we all know कि
successive ionization energies always increase. Therefore, in general, we all know that in general, what? In general, IE1, IE2, IE3, समझे क्या? So this thing is clearly applicable for group 14 members also. हमें यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, तो we can see it clearly. कार्बन में देखो जरा IE1, IE2, IE3 as well as IE4, you can see that the ionization successive ionization energy values are increasing 1086235246206220. ठीक है, इस तरह से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा इंक्रीज हो रहा है, देख सकते हो क्लियरली. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर इंक्रीजिंग. उसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर इंक्रीजिंग. एंड सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर इंक्रीजिंग. ठीक है, एंड इफ यू जस्ट ऑब्जर्व इट केयरफुली, इट इज नॉट ओनली IE1. In fact, all ionization energies, all successive ionization energies of lead are more than that of tin. समझे क्या? All successive same reason, जो अभी reason बताया वही same reason रहेगा. All successive ionization energies of lead are more than that of what? Tin. समझे क्या? तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ lead की बात नहीं करेंगे, ये सारी बातें हम लोग कर सकते हैं कि also applicable for, यहाँ पे ये जो reason लिखा है, also for IE2, IE3 and IE4. All ionization energies of lead are more than that of what? Tin. ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, ये बात हो गई डाउन द ग्रुप. दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डाउन द ग्रुप वेरिएशन. ठीक है, राइट, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप. नाउ इफ यू जस्ट कंपेयर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 14 मेंबर्स विद ग्रुप 13 मेंबर्स एज वेल एज ग्रुप 15 मेंबर्स, तो एज वी ऑल नो कि जैसा कि हम जानते हैं कि अक्रॉस ए पीरियड क्या होता है, अक्रॉस ए पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी के वेरिएशन का ग्राफ किस तरह से आएगा. दिस इज ग्रुप 1, दिस गोज ग्रुप 2, दिस गोज ग्रुप 13, दिस गोज ग्रुप 14, दिस गोज ग्रुप 15. जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है अक्रॉस ए पीरियड, अभी बस एक बार नाम लेके निकलते हैं आगे. ग्रुप 15, देन दिस बिकम्स ग्रुप 16, 16 इज मोर देन 14, समझे क्या. देन दिस बिकम्स ग्रुप 17 एंड देन दिस बिकम्स व्हाट, ग्रुप 18. दिस इज द ग्राफ फॉर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड, समझे क्या. सो दिस इज फॉर ग्रुप 1, दिस इज फॉर ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 and group 18. This is the graph for second, third and fourth periods. And for fifth, sixth periods के लिए क्या होगा, एकदम ऐसे ही ग्राफ आएगा कि जैसे जैसे Z इंक्रीज होगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा. दिस इज IE1 की हम लोग बात कर रहे हैं एंड दिस इज व्हाट, Z. समझे क्या. तो दिस इज द ग्राफ फॉर फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड. फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड मतलब ये हो गया, यहाँ पे ये बता देंगे ये हो गया ग्रुप 1, ये हो गया ग्रुप 2, ये हो गया ग्रुप 13, ये हो गया ग्रुप 14, ये हो गया ग्रुप 15, 16, 17, 18. समझे क्या, फॉर फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड. समझे क्या. तो ये दिस बिकम्स ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड दिस बिकम्स ग्रुप 18. समझे क्या. सो अगर हम लोग यहाँ पे वेरिएशन की बात करने वाले हैं तो हमें दिख रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के मामले में ग्रुप 14 का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज व्हाट, इट इज मोर देन दैट ऑफ ग्रुप 2, 13, ग्रुप 14. समझे क्या, राइट. तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के वेरिएशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वेरिएशन ऑफ IE1 अक्रॉस अ पीरियड, यहाँ से इस वाले ग्राफ से हमें क्या दिख रहा है, IE1 का वेरिएशन. हमें IE1 का वेरिएशन क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वी हैव ग्रुप 1, देन वी हैव ग्रुप 13, देन वी हैव ग्रुप 2. समझे क्या, फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, राइट. देन वी हैव व्हाट, ग्रुप 14, देन वी हैव ग्रुप 16. फर्स्ट IE1 ऑफ ग्रुप 14 इज लेस देन दैट ऑफ ग्रुप 16. देन वी हैव ग्रुप 16, देन वी हैव ग्रुप 17
and then we have group 18. This is the variation for second, third and fourth period. अभी second, third और fourth period के respective members को डाल दो, समझे क्या? This is the variation for what? For second, third and fourth periods, समझे क्या? राइट, तो हम लोग सेकेंड पीरियड के मेंबर को डाल देंगे, थर्ड पीरियड के मेंबर को डाल देंगे. तो जैसे यहाँ पे सेकेंड पीरियड के मेंबर को अगर हमने यहाँ पे रख दिया तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड पीरियड के मेंबर्स के मामले में दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम लिथियम, देन दिस विल बिकम बोरॉन, देन इट विल बी व्हाट? बेरिलियम, देन इट विल बी दिस थिंग group 1 13 to 14, then it will be carbon, then it will be oxygen, then it will be nitrogen, then group 17 फ्लोरीन, then it will be group 18 में नियन. समझे क्या? IE1 का वेरिएशन, समझे क्या? उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कहाँ पे, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड में वी हैव सोडियम सबसे पहले, देन ग्रुप 14 ग्रुप 13 में हमारे पास आ गया एल्यूमिनियम, देन ग्रुप सेकेंड में हमारे पास आ गया क्या? मैग्नीशियम, देन हमारे पास आ गया सिलिकॉन, देन हमारे पास आ गया क्या? सल्फर, उसके बाद हमारे पास आ गया फास्फोरस, फिर हमारे पास आ गया क्लोरीन, और उसके बाद हमारे पास आ गया आर्गन. ठीक है, ये क्या है? वेरिएशन ऑफ IE1, समझे क्या? सो दिस इज वेरिएशन ऑफ IE1, वेरिएशन ऑफ IE1. उसी तरह से IE2 का भी वेरिएशन मतलब मैंने सिखाया हुआ है और पुराने नोट्स में जाके पढ़ लो. रिफर टू वेरिएशन ऑफ अभी मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, IE2 मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ. IE2 एंड IE3 फॉर सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स ओनली फ्रॉम नोट्स और हैंडबुक. जो मैंने हैंडबुक डाला है ना ग्रुप में, उसमें इनऑर्गेनिक के पार्ट में स्टार्टिंग में ही बहुत सारे वेरिएशंस दिए गए, तो वहां से रेफर कर लो. ठीक है, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का पार्ट भी मैंने तुम्हें बता दिया. हाँ, बस एक बार ये फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड का भी तुम देख सकते हो. फिफ्थ एंड फिफ्थ पीरियड में ये लगातार आयनाइजेशन एनर्जी वन बढ़ेगा, लगातार सिक्स पीरियड के लिए लगातार आयनाइजेशन एनर्जी वन क्या होगा? बढ़ता जाएगा. ठीक है, सो दिस इज अगेन वेरिएशन ऑफ IE1 फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड में. क्लियर हो गया? राइट, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए वैसे. लेट मी जस्ट, ये समझ में आ गया ना? जैसे फॉर फिफ्थ पीरियड IE1 का वेरिएशन, तो ग्रुप 1 में हमारे पास क्या होता है? रुबीडियम, समझे क्या? देन वी हैव स्ट्रॉन्शियम, देन ग्रुप 30 में हमारे पास क्या है? इंडियम है, राइट. देन ग्रुप 14 में हमारे पास क्या है? टिन है, राइट. ग्रुप 15 में हमारे पास क्या है? एंटीमनी है. देन ग्रुप 16 में अपने पास क्या है? ग्रुप 16 में अपने पास हो जाएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, समझे क्या? राइट. ग्रुप 17 में हमारे पास आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. एंड ग्रुप 18 में हमारे पास आ जाएगा हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन एंड जेनन. वेरिएशन ऑफ IE1, समझे क्या? दिस इज ग्रुप 1 इन जनरल, दिस इज ग्रुप 1, देन दिस इज ग्रुप 2 फिफ्थ पीरियड का, देन दिस इज ग्रुप 13, देन दिस इज ग्रुप 14, देन दिस बिकम्स group 15, then this becomes group 16, फिर ये हो गया ग्रुप 17, फिर ये हो गया ग्रुप 18. समझे क्या? उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं सिक्स पीरियड की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रुबीडियम के बाद क्या आता है? सीजियम. स्ट्रॉन्शियम के बाद क्या आता है? बेरियम. इंडियम के बाद क्या आता है? थैलियम. टिन के बाद क्या आता है? लेड. एंटीमनी के बाद क्या आता है? बिस्मथ. टेलुरियम के बाद क्या आता है? पोलोनियम. आयोडीन के बाद क्या आता है? एस्टेटीन. एंड जेनन के बाद क्या आता है? रेडॉन. तो सिक्स पीरियड में दिस इज द वेरिएशन ऑफ IE1. ठीक है, राइट. सो चलो अब आगे बढ़ते हैं.
अच्छा, इसमें एक चीज़ हो गया अभी। लेट अस सी वन मोर थिंग, शायद इसमें डेटा नहीं दिया गया है। एक चीज़ मैं सोच रहा था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी एक बार मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देता तो बेटर हो जाता। सो आई एम जस्ट गिविंग यू द डेटा फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो, तो एक बार देख लो उसको भी, ठीक है। सो फटाफट से बता देता हूँ डेटा फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो उसको एक बार देख लेंगे तो बेटर हो जाएगा हमारे पास। सो देखते हैं जरा एक बार, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर व्हाट, फॉर ग्रुप 14, समझा क्या। तो वेरिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, समझे क्या। जस्ट अ मिनट। तो इसमें मेंबर्स क्या क्या हो गए हमारे पास, मेंबर्स हो गए हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, सॉरी ग्रुप 14 है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ठीक है। लेट मी जस्ट सी द वैल्यूज वंस, जिससे कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वैल्यूज मिलने तो चाहिए वैसे। आयनाइजेशन एंथैल्पीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, and 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 electron affinity, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर ग्रुप 14 मेंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया क्या, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो मैं पहली बात ये बता दूं कि इसमें मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू means इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब अफेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन इज हाई। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, अफेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उतना ज़्यादा हाई होगा। एंड अफेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा हाई है मतलब क्या, एडेड इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, समझे क्या, राइट। तो इसमें से फटाफट से एक बार देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज यहाँ पे मैंने अगर ऐसे लिखा, दीज वैल्यूज आर अगेन इन किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो ओवर हेयर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, बात समझे। तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या क्या हो गया, हमारे पास हो गया कार्बन का वैल्यू है -122, सिलिकॉन कितना है -119, जर्मेनियम कितना है -116, उसके बाद टिन कितना है -120। दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड लेड कितना है -101। तो नेगेटिव वैल्यू क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है ना, करेंगे ना, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज डिक्रीजेस ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when electron is added, when an electron is added to outermost shell of isolated gaseous atom decreases down the group,
decreases down the what group, समझे क्या? This will decrease down the group. Therefore what is the order of electron affinity? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब सबसे अच्छा टेंडेंसी किसका है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. ग्रुप 14 में एकदम सीधा सीधा ऑर्डर है एज पर द जनरल ट्रेंड कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप 14. समझे क्या? राइट. तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसको ध्यान रखो. राइट. नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. इसी में तो इसमें अगली चीज़ क्या हो जाएगी? हम लोग कल बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में. ठीक है. तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने तुम लोगों को सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या कर दिए, बता दिए. ठीक है. तो हाँ, तो मैं यहाँ पे नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात कर रहे थे हम लोग. तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो मैंने यहाँ पे तुमको नेचर ऑफ ऑक्साइड बताया था कि जैसे क्योंकि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होते हैं, +2 और +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ये एग्जिस्ट करते हैं ये मेंबर्स. करेंगे ना? तो इनके ऑक्साइड्स क्या क्या जैसे हमने देखा था मोनोऑक्साइड होता है और क्या होता है, डाइऑक्साइड होता है. ठीक है. और जैसा मैंने ऑलरेडी एसिड्स एंड बेसिस में पढ़ा दिया तुम लोगों को कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा या नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बढ़ेंगे पर सेंट्रल एटम, तो वैसे वैसे क्या होगा, एसिडिक नेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है. एंड अगर एसिडिक नेचर इसका इंक्रीज होता जा रहा है तो इसका मतलब क्या, जैसा हमने यहाँ पे देखा इसके हिसाब से कि एसिडिक नेचर जैसे वी हैव कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कार्बन का क्या हो गया, CO हो गया, और क्या हो गया, CO2 हो गया. Si का क्या हो गया, SiO हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, SiO2 हो गया. ये क्या हो गया, जर्मेनियम का हो गया GeO, जर्मेनियम का हो गया GeO, और इसका क्या हो गया GeO2. समझे क्या? ये हो गया SNO, और ये क्या हो गया SNO2. यहाँ पे क्या हो गया PbO, और ये क्या हो गया PbO2. तो पहले तो इन जनरल क्या, इन जनरल सबसे पहले कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है वैसे वैसे एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है. ठीक है. तो इस तरह से फॉर एवरी एलिमेंट एसिडिक नेचर क्या है, इंक्रीजेस. एसिडिक नेचर क्या, इंक्रीजेस. ठीक है. एंड फॉर अ गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या होगा, बेसिक नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. डाउन द ग्रुप जाते तो क्या होता है, ऑक्साइड का बेसिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है ना. राइट. तो जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाउन द ग्रुप गए तो बेसिक नेचर क्या, इट इंक्रीजेस. द बेसिक नेचर इट इंक्रीजेस. ठीक है. इसमें से जैसा मैंने बताया था कि CO कैसा है, CO इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड. समझे क्या? बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है ना. तो CO, SiO, GeO, SNO एंड PbO. समझे क्या? बस CO कैसा है, CO इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड. तो CO तो न्यूट्रल है. समझे क्या? तो CO तो इस कैटेगरी में आएगा नहीं, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. CO न्यूट्रल ऑक्साइड है. बाकी फिर यहाँ से गए तो बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा. और हमने देखा था कि SNO और PbO दोनों कैसे एम्फोटेरिक है, बट PbO इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू SNO. समझे क्या? एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट SNO एंड PbO आर एम्फोटेरिक. यहाँ पे ये जो हो गए ये दोनों कैसे हैं, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं. दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब दे कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज दे कैन रिएक्ट विद द बेस. समझे? तो बेसिक नेचर क्या है, दिस SiO जैसा कल पढ़ा था, एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर्स, एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर्स. समझे क्या? राइट. एंड बेसिक नेचर क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है. उसी तरह से इसके बारे में +4 के बारे में CO2, SiO2, GeO2, SNO2 एंड व्हाट, PbO2. तो इसमें भी वही सेम चीज रहेगा. इन दिस ऑल्सो विल हैव द सेम थिंग दैट
CO2 SiO2 ये कैसे हो गए, ये एसिडिक ऑक्साइड्स हो गए, समझे क्या। GeO2 भी जैसा हमने कल पढ़ा था, GeO2 भी कैसा है, GeO2 CO2 SiO2 एंड GeO2 ये सब के सब कैसे हैं, ये एसिडिक हो गए, ये एसिडिक हो गए, और ये क्या हो गए, ये एम्फोटेरिक हो गए, समझे क्या। और यहाँ पे GeO हमने कल पढ़ा था ना, GeO इज डिस्टिंक्टली एसिडिक, तो GeO क्या हो गया, ये हो गया एसिडिक, बात समझे क्या, राइट। अच्छा, अभी क्योंकि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ा है टिन के बारे में, तो जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास जैसे SNO और PbO कैसा एम्फोटेरिक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जैसे मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, दे कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज दे कैन रिएक्ट विद द बेस, तो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, SnCl2 प्लस H2 2HCl, ठीक है। उसी तरह से SNO2 SNO एंड SNO विल ऑल्सो रिएक्ट विद द बेस, क्योंकि एम्फोटेरिक है, मतलब ये रिएक्ट किया NaOH के साथ, तो इसने क्या बनाया, इसने बताया, इसने बनाया SnOH होल ट्वाइस, समझे क्या, राइट। और ये जो SnOH होल ट्वाइस है, दिस विल रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ NaOH and this will form, ये तो precipitate होता है SnOH होल ट्वाइस, it will react with excess of NaOH and this will form what, this will form Na2 SnO2 or what, Na2 SnOH whole 4 or Na2 SnOH whole 4, समझे क्या। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या बताया था मैंने, इसका मैंने नाम बताया था सोडियम स्टेनाइट। ये NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है, मतलब बेस होना चाहिए, NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है, बात समझे क्या। ये क्या हो गया, ये हो गया सोडियम स्टेनाइट, क्लियर ना। उसी तरह से जैसे अगर हमारे पास SnO2 आ गया, तो SnO2 कैन रिएक्ट विद HCl, एम्फोटेरिक है, तो क्या फॉर्म करेगा, SnCl4 प्लस कितना 2 वाटर, एंड SnO2 विल रिएक्ट विद व्हाट, NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है, एंड ये फाइनली क्या फॉर्म कर लेगा, Na2, पहले तो फाइनली Na2 SnO3 सोडियम स्टैनेट, टिन कैसा है +4 है, या फिर और Na2 SnOH होल 6, मैंने कल बताया था कि SnOH होल 6 एग्जिस्ट करता है, ये -2 हो गया, टिन क्या हो गया, +4 हो गया, ठीक है। दिस इज सोडियम स्टैनेट, दिस इज Na2SnO3 इज व्हाट, सोडियम स्टैनेट, बात समझे क्या, राइट। तो ये सारी बातें मैंने बता रखी थी, ठीक है। देन उसके बाद उसी तरह से जैसे वी हैव लेड के साथ भी मैंने जो रिएक्शन पढ़ाया था, जब मैं एसिड्स एंड बेसिस पढ़ा रहा था, लेड के साथ क्या बनेगा, सोडियम प्लम्बाइड बनता है। लेड का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो क्या होता है, +2 स्टेबल होता है ना, तो लेड के लिए जो है, बिकॉज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल, तो लेड के लिए क्या हो जाएगा, PbO प्लस 2HCl, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा PbCl2, और ये मैंने बताया था PbCl2 soluble in hot water, PbCl2 is a white precipitate, this is a white PPT प्लस क्या H2O plus H2O, and I told you that this PbCl2 is soluble in hot water and insoluble in cold water. This I have already discussed, समझे क्या। एंड उसी तरह से PbO प्लस NaOH, तो पहले तो क्या आएगा, पहले तो आएगा PbOH होल ट्वाइस, प्रेसिपिटेट आ जाएगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है NaOH के रिएक्शंस में। अभी इसमें क्या कर देंगे हम लोग, एक्सेस में NaOH डाल देंगे, तो ये PbO क्या, PbOH होल ट्वाइस क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम प्लम्बाइट, समझे क्या। तो अगर ये सोडियम प्लम्बाइट है तो क्या है, Na2 PbO2 है। यहाँ पे लेड क्या है, लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट तुम देख सकते हो +2 है, सोडियम प्लम्बाइट और अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स Na2
PbOH होल 4 सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ये -2 हो गया और ये लेड क्या हो गया +2 हो गया। लेड का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है विच इज +2। तो ये Na2PbO2 क्या हो गया, Na2PbO2 हो गया सोडियम प्लम्बाइट। इसका भी डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज सोडियम प्लम्बाइट, समझे क्या, राइट ये सोडियम प्लम्बाइट है। दिस इज सोडियम प्लम्बाइट, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट बिफोर। क्लियर हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट डू वी हैव नाउ, हाँ तो ऑक्साइड्स का डिस्कशन हो गया है। फिर ये मैंने कल 11.5 का भी डिस्कशन हो गया था। देन नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। Tin decomposes steam. Tin will react with steam to form dioxide and hydrogen gases evolved. अब ये रिएक्टिविटी सीरीज से ही है, ठीक है। अभी कार्बन सिलिकॉन कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। जर्मेनियम कैसा होता है, मेटलॉइड होता है, ठीक है। टिन कैसा है, मेटल है, ठीक है। तो डेफिनेटली टिन इज अ रिएक्टिव मेटल। अगर हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जो मैंने पढ़ाया था, लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अली मान से जान, ठीक है, वो वाला जो पूरा सीरीज था, उस वाले सीरीज में अगर हम लोग टिन को देखेंगे तो टिन में क्या था, टिन का जो E0 ऑक्सीडेशन था वो मोर देन E0 ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन था। मतलब टिन इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले क्या बता रहे हैं, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। यहां पे जो बता रहे हैं कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। मतलब इनमें पानी डाल दो तो इनमें कुछ नहीं होने वाला है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दे विल नॉट रिएक्ट, नॉट अफेक्टेड, और दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर एट ऑल। ऑन द अदर हैंड टिन जो है, टिन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या बीइंग टिन बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव than hydrogen, समझे क्या। this tin is a, therefore this tin is a stronger reducing agent than hydrogen. It is a stronger reducing agent than hydrogen, reducing agent than what, hydrogen, than hydrogen. therefore ये जो tin है, therefore tin क्या कह रहे हैं, दिस टिन रिएक्ट्स विद स्टीम। मतलब एज कंपेयर टू लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये लेस स्टेबल है, सो ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब इसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। दिस विल रिएक्ट विद स्टीम, दिस टिन रिएक्ट्स विद अ स्टीम एंड दिस विल गिव यू द SnO2। मतलब जो +4 ऑक्सीडेशन से टिन का जो स्टेबल होता है SnO2 देगा, और ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन गैस को ऐसा इवॉल्व करेगा, समझे क्या। तो tin reacts with steam and it evolves what, hydrogen gas, resulting in the formation of SnO2। तो जैसा हमारे बुक में लिखा हुआ है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो this tin decomposes steam to form dioxide and hydrogen gases evolve, ठीक है। So this is important। and then मैंने सब water की reaction ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। then lead remains unaffected by water, important, lead remains unaffected by water because of the formation of protective oxide film on the surface of lead। lead के ऊपर पानी का कोई फर्क नहीं पड़ता है because of the formation of protective oxide layer on the surface of lead। इस वजह से lead is not affected by water at all, ठीक है। अभी क्योंकि हम लोग इसकी वाटर की बात कर रहे हैं, तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि जैसा अगर याद हो, मैंने टिन के रिएक्शंस बताए थे जब मैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एसिड्स पढ़ा रहा था। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने पूरा टेबल बताया था HNO3 का, HNO3 के रिएक्शंस का मैंने पूरा टेबल बताया था। एंड आई टोल्ड यू कि HNO3 जो है टिन के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो वो टेबल एक बार देख लेना जो मैंने HNO3 के रिएक्शंस का टेबल बताया था, ठीक है। तो चलो एक बार हम ऐसा डिस्कशन भी कर सकते हैं। जैसे एज आई टोल्ड यू, टिन प्लस दिस थिंग वेरी डाइल्यूट और डाइल्यूट HNO3 हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ था। वेरी डाइल्यूट मतलब क्या, 6%, डाइल्यूट मतलब क्या 20%। तो ये हमने डिस्कशन किया था कि ये वेरी डाइल्यूट है, डाइल्यूट HNO3 कैसा रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एसिड रहेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया था 10 प्लस HNO3, तो सीधा सीधा हम लोग लिख देंगे क्या, डाइल्यूट। डाइल्यूट लिख दिया तो 6% लिखो या 20% लिखो, वो एक ही बात है, समझे क्या। तो ये क्या हो जाएगा, ये दे देगा टिन नाइट्रेट, स्टैनस नाइट्रेट, और साथ में क्या आएगा, टिन का क्या हो गया, टिन का तो ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पे नाइट्रोजन जो +5 है, मैंने कहा था कि नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एसिड, तो नाइट्रोजन +5 से किस में रिड्यूस हो गया, ये नाइट्रोजन +5 से रिड्यूस हो गया अमोनियम नाइट्रेट में, ये -3 में नाइट्रोजन +5 से अमोनियम नाइट्रेट में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, प्लस क्या H2O, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड HNO3 हमें पता है क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, और ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। एंड उसी तरह से अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बारे में बात करेंगे, 10 प्लस HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मेटास्टैनिक एसिड बन रहा था, राइट, और यहाँ पे HNO3 किस में रिड्यूस हो रहा था, NO2 में रिड्यूस हो रहा था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा H2SNO3, टेबल में देखना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेटास्टैनिक एसिड हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन है, मेटास्टैनिक एसिड, राइट, और HNO3 किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, NO2 में, तो यहाँ पे +5 से +4 में ये रिड्यूस हो गया NO2 में, समझे क्या, प्लस क्या, वाटर, और अभी रिडॉक्स रिएक्शन तुमने पढ़ा हुआ है, तो उसको हम लोग बैलेंस भी कर सकते हैं, तो जैसे बैलेंस करने जाएंगे तो 4HNO3 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4NO2 हो जाएगा, समझे क्या। तो ये तो पहली बात क्या है, ये तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। टेबल देख लेना, मैंने HNO3 के टेबल पढ़ाए थे, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। उसी तरह से मैंने बताया था कि H2SO4 के साथ भी सिमिलरली विद H2SO4, सिमिलरली जैसा मैंने कहा था 10 प्लस H2SO4, तो H2SO4 डाइल्यूट लिया है, तो डाइल्यूट H2SO4 लिया है, तो ये क्या है, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, एंड व्हेन रिएक्टिव मेटल रिएक्ट्स विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, तो क्या होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन आएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा डाइल्यूट के साथ, ठीक है। और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन H2SO4, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। एंड देन अगर ये टिन जो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो गया, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर ये रिएक्ट किया, तो ये क्या, ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो इसमें क्या होगा, टिन विल बी ऑक्सीडाइज टू, यहाँ पे टिन जो है दिस विल बी वेट, टिन के लिए +4 ज्यादा स्टेबल होता है ना, टिन के लिए +4 ज्यादा स्टेबल होता है ना, यस, तो यहाँ पे क्या हो गया SnNO3 होल ट्वाइस, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल आ जाएगा, SnSO4 होल ट्वाइस, 10+4 प्लस यहाँ पे H2SO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड मतलब सल्फर +6 से किस में रिड्यूस हो गया, सल्फर +2 में रिड्यूस हो गया, सल्फर +4 में रिड्यूस हो गया, +6 से +4 में रिड्यूस हो गया अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। टिन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, टिन 0 से ऑक्सीडाइज हो गया +4 में, एंड ये सल्फर जो है रिड्यूस हो गया +6 से +4 में, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, नो डाउट, समझे क्या। तो ये दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन इन दिस केस, ठीक है, राइट। तो इसको बैलेंस हम लोग कर सकते हैं, ये हमारे पास H2SO4 है, तो ये 4H2SO4 हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 4SO2, शायद 2SO2 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2SO2 प्लस 4H2, 2SO2 प्लस कितना 4H2, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टिन के रिएक्शंस हमने सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एसिड आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन की बात करेंगे, तो इसमें हम लोग बात करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट की, और इसमें भी बहुत सारी चीजें जो है वो मैं पढ़ा चुका हूँ तुम्हें, फटाफट से देखते हैं चीजों को। नाउ दीज एलिमेंट्स कैन फॉर्म हैलाइड्स ऑफ द फॉर्मूला MX2 एंड MX4, क्योंकि इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं वो +2 और +4 शो करते हैं, और मैंने कल ही बताया था कार्बन एंड सिलिकॉन इनके कंपाउंड्स में, जैसे कार्बन के कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कोवलेंट होते हैं, सिलिकॉन के कंपाउंड्स भी कैसे कोवलेंट होंगे, इनके लिए एक ही ऑक्सीडेशन है +4, उसके बाद जर्मेनियम, टिन एंड लेड से क्या हो जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, +2 और +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाएंगे, समझे क्या। जर्मेनियम और टिन के लिए कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, +4 ज्यादा स्टेबल होगा, लेड के लिए +2 ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि दीज एलिमेंट्स फॉर्म हैलाइड्स ऑफ द फॉर्मूला MX2 and MX4 where X is fluorine, chlorine, bromine, iodine, except carbon, all members can react directly with halogens under suitable condition to form halides, ठीक है, सिंपल।
मतलब कार्बन प्लस हाइड्रोजन डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, उसको कुछ ना कुछ कंडीशन चाहिए होती है। मोस्ट ऑफ द MX4 मैंने कल ही बताया था कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड्स होते हैं कैसे होते हैं, कोवलेंट रहेंगे, ठीक है। कार्बन और सिलिकॉन के कंपाउंड्स एनीवेज कोवलेंट होते हैं, यस नॉट। CCl4 हो गया, CHCl3 हो गया, ठीक है। CCl4 इज कोवलेंट। सिलिकॉन के कंपाउंड्स SiF4, SiCl4, SiBr4, SiI4 वो सब के सब कैसे कोवलेंट है। मगर उसके बाद जर्मेनियम, टिन एंड लेड, टिन का SnCl4 इज मोर कोवलेंट एज कंपेयर टू SnCl2, समझे क्या? बिकॉज टिन कैसा है, मेटल है, लेड भी कैसा मेटल है। PbCl4 इज मोर कोवलेंट देन PbCl2, क्यों? बिकॉज Pb+4 का पोलराइजिंग पावर इज मोर देन पोलराइजिंग पावर ऑफ Pb+2। उसी तरह से Sn+4 का पोलराइजिंग पावर इज मोर देन पोलराइजिंग पावर ऑफ Sn+2, इस वजह से SnCl4 इज मोर कोवलेंट एज कंपेयर टू SnCl2, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द MX4 आर कोवलेंट इन नेचर। तो जैसे जो कॉमनली क्वेश्चन जो निकल जाता है इसमें से इस तरह से, जैसे कोवलेंट कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे, कोवलेंट नेचर, basically if we just talk about SnCl4 is more covalent than SnCl2, फजांस में भी पढ़ा है। PbCl4 is more covalent than PbCl2, ये ऐसा क्यों है? बिकॉज PP मतलब पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या है, Sn+4 का पोलराइजिंग पावर Sn+2 से कैसा है, ज़्यादा है। यहाँ पे पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या है, पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर है Pb+4 का पोलराइजिंग पावर जो है Pb+2 से कैसा है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट। उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं कि द सेंट्रल एटम sp3, जैसे CCl4 हमें पता है sp3 कार्बन होता है, SiCl4 sp3 कार्बन होता है, तो इट अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड टेट्राहाइड्रल, सिंपल है। एक्सेप्शंस आर SnF4 एंड PbF4 विच आर आयनिक इन नेचर। सब के सब +4 के हेलाइड्स कैसे होते हैं, +4 के सब हेलाइड्स कैसे होंगे, कोवलेंट होंगे, एक्सेप्ट SnF4 एंड PbF4 कैसे हैं, आयनिक इन नेचर है, समझे क्या? मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि +4 या MX4 के जो हेलाइड्स हैं कैसे हैं, कोवलेंट इन नेचर होंगे। ग्रुप 14 में ये कोवलेंट नेचर का होगा, एक्सेप्ट जैसे कार्बन की अगर हम लोग बात करें CX4, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट कार्बन, तो कार्बन में क्या आ गया, CX4, इसमें क्या क्या हो सकता है, CCl4, CBr4, समझे क्या, CI4, कार्बन के हेलाइड्स। सिलिकॉन में क्या हो गया, SiX4, समझे क्या? तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे SiF4 हो गया, SiCl4 हो गया, SiBr4 हो गया, समझे क्या, SiI4 हो गया। और ये हमने हाइड्रोलिसिस में भी इसका डिस्कशन किया था, बताया कि SiF4 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, बाकी सबका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है। उसी तरह से सिमिलरली जर्मेनियम में भी GeX4, टिन में SnX4, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं SnF4 कैसा है, ये आयोनिक है, और बाकी सब कैसे हैं, SnCl4, SnBr4, समझे क्या, SnI4, बाकी सब कैसे हैं, बाकी सब कोवलेंट है, ये सब के सब कैसे कोवलेंट है, बस SnF4 कैसा है, आयोनिक है। उसी तरह से लेड के केस में हमारे पास जो है PbX4 में PbF4 कैसा रहेगा, आयनिक रहेगा, जैसा NCERT में लिखा है। PbF4 कैसा रहेगा, PbF4 रहेगा आयोनिक, एंड बाकी जो है PbCl4 एंड PbBr4 ये कैसा रहेगा, ये रहेगा कोवलेंट। और एक चीज मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई थी हीटिंग इफेक्ट में, जब मैं पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, ये चीज बताई थी, PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, राइट। जर्मेनियम के भी GeX4 कैसे रहेंगे, कोवलेंट रहते हैं। तो +4 के जितने भी ऑक्साइड हैं वो सब के सब कैसे कोवलेंट रहेंगे, एक्सेप्ट SnF4 एंड PbF4 और SnF4 को छोड़ के सबके सब ये हेलाइड्स कैसे रहने वाले हैं, ऑल द हेलाइड्स आर कोवलेंट इन नेचर, ठीक है। तो वही चीज देखो आगे लिखा हुआ है कि दिस PbI4 does not exist because lead iodine bond initially formed, lead और I के बीच में जो bond form होगा during the reaction does not release enough energy to unpair 6s2 electron and excite one of them to the higher orbital to have 4 unpaired electron around the lead atom। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पहली बात ये तो इंपॉर्टेंट है,
सबसे पहली बात ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है, ये तो मैंने हीटिंग इफेक्ट के टाइम पे भी बताया था। अब इसका रीज़न क्या बता रहे हैं कि PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। वाई इट डज नॉट एग्जिस्ट? इट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज, ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? ये कहा जा रहा है कि PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों ऐसा? क्योंकि PbI4 में लेड क्या है? लेड +4 है। अगर लेड को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना है तो लेड का जो वैलेंस शेल है वो क्या है? 6s2 एंड 6p2, 6s एंड 6p। यहाँ पे कितने? यहाँ पे ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कितने? ये 1 और ये 2, ठीक है। तो अगर लेड को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना है तो उसके लिए ये वाला एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होना पड़ेगा और इसको हायर लेवल 6p में जाना पड़ेगा। मतलब क्या? एक्साइटेशन एनर्जी इज नीडेड, ठीक है। तो यहां पे रीजन क्या बता रहे हैं? ये जितना भी एनर्जी नीड होता है, दिस एनर्जी शुड बी सप्लाइड। मतलब PbI4 में एक तरह से PbI4 में कोवलेंसी कितना मांग रहा है? कोवलेंसी ऑफ लेड, क्योंकि कोवलेंट बोला है ना हमने, PbF4 बस आईने के, बाकी सबके सब PbCl4 PbBr4 कोवलेंट है। तो कोवलेंसी ऑफ लेड कितना मांग रहा है? कोवलेंसी ऑफ लेड मांग रहा है कितना? 4 ना। अगर कोवलेंसी ऑफ लेड 4 मांग रहा है, इसका मतलब लेड के पास क्या होने चाहिए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए ना। कोवलेंसी ऑफ लेड कह रहा है 4, इसको लेड का कोवलेंसी 4 चाहिए। तो अगर 4 कोवलेंसी चाहिए तो कितने होने चाहिए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सीधी बात, ये 6s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 6p में जाएगा। तो 6p में जाने के लिए 6s से 6p में अगर जाना है तो एनर्जी नीड चाहिए इसको। तो दिस एनर्जी शुड बी सप्लाइड बाय एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग formation of PbX बॉन्ड। जब लेड और X का बॉन्ड फॉर्म होगा, PbX बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम पे ये एनर्जी क्या होना चाहिए? जो रिलीज होगा वही एनर्जी सप्लाई किया जाएगा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। लेड में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए वही एनर्जी क्या होगा? यूज किया जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो चीज हमें क्लियरली दिख रही है, हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि लेड क्लोरीन, लेड ब्रोमीन एंड लेड आयोडीन। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इस तरह से साइज ऑफ हैलोजन का वेरिएशन क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, समझे क्या? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का वेरिएशन क्या हो जाएगा? बॉन्ड एनर्जी का वेरिएशन क्या हो जाएगा? बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि छोटा एटम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का वेरिएशन क्या हो जाएगा? लेड क्लोरीन, लेड ब्रोमीन एंड लेड आयोडीन, समझे क्या? मतलब क्या? एनर्जी रिलीज डिक्रीजेस, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीजेस। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है? इसका मतलब ये दिख रहा है कि PbI में यहां पे क्या हो रहा है? वीकेस्ट बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है एंड लीस्ट एनर्जी रिलीज्ड। वीक बॉन्ड है, एनर्जी रिलीज कैसा है? सबसे कम है। तो अगर एनर्जी रिलीज इसमें सबसे कम है तो वही चीज जैसा किताब में लिखा है, तो PbI जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज इतना कम है कि ये जो एनर्जी रिलीज है ये 6s के एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 6p तक पहुंचाने में केपेबल नहीं है। बाकी सब में लेड क्लोरीन और लेड ब्रोमीन में जो एनर्जी रिलीज है वो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच कैन unpair 6s electron and excite it to 6p electron. So this energy is needed. So this energy can be provided by lead chlorine bond formation, lead bromine bond formation.
बॉन्ड फॉर्मेशन, समझे क्या, बट नॉट प्रोवाइडेड बाय लेड आयोडीन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इस वजह से, क्योंकि जब लेड आयोडीन का बॉन्ड फॉर्म होगा उसमें एनर्जी बहुत कम रिलीज होगा, इस वजह से PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है, PbCl4 एंड PbBr4 जो है वो एग्जिस्ट कर जाते हैं, समझे क्या, राइट। PbF4 कैसा है, आयनिक है, बाकी PbCl4 PbBr4 कैसे हैं, कोवलेंट है, गेटिंग ना। तो ये बात को ध्यान रखना जो मैंने यहाँ पे बताया कि ये +4 के जितने भी हैलाइड्स हैं सबके सब कोवलेंट रहेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया दे ऑल आर कोवलेंट, ये तो ऑल कोवलेंट। GX4 के सब कोवलेंट, टिन में SnF4 आयनिक है, बाकी SnCl4 SnBr4 SnI4 क्या कोवलेंट है, लेड में PbF4 आयनिक है, बाकी PbCl4 PbBr4 कोवलेंट है, एंड PbI4 जो है दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि वाई डज नॉट एग्जिस्ट, बाकी रीजन जो है किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज लेड आयोडीन बॉन्ड does not release enough energy to unpair 6s2 electron and excite one of them to the higher orbital to have 4 unpaired electron around the central atom, ठीक है। देन उसके बाद हायर मेंबर्स मतलब क्या, अब इनर्ट पेयर इफेक्ट आ गया कि हायर मेंबर्स आर एबल टू मेक हैलाइड्स ऑफ द फॉर्मूला MX2 आल्सो वेयर स्टेबिलिटी ऑफ डायहैलाइड्स मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मैंने ऑलरेडी बताया था कि स्टेबिलिटी विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप कंसीडरिंग द थर्मल स्टेबिलिटी एंड केमिकल स्टेबिलिटी। GeX4 is more stable than GeX2 whereas PbX2 is more stable than PbX4। तो थर्मल स्टेबिलिटी मतलब सीधी बात कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, जैसा हमने यहाँ पे देखा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट जर्मेनियम +2 एंड +4, टिन +2 एंड +4, लेड क्या +2 एंड +4, इनके लिए +4 कैसा मोर स्टेबल और इसके लिए कैसा +2 कैसा मोर स्टेबल, समझे क्या। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से सीधी बात जो बता रहे हैं कि द स्टेबिलिटी ऑफ डायहैलाइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे GeX2 SnX2 and what PbX2, if we just talk about the dihalides and tetrahalides, तो GeX2 SnX2 and PbX2, उसी तरह से यहां पे क्या GeX4 SnX4 and what PbX4। तो पहली बात जर्मेनियम एंड टिन के लिए थर्मल स्टेबिलिटी as well as chemical stability जैसा लिखा हुआ है increases, समझे क्या, राइट। एंड ये जो +2 वाले हैं इनको मैंने क्या बताया था कि ये फटाफट से ऑक्सीडाइज होंगे, ये फटाफट से दिस +2 वाला इज ऑक्सीडाइज टू +4, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडाइज टू +4। इसी वजह से ये जो है +2 वाले दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। जबकि लेड के केस में हमारे पास जो है PbX2 एंड PbX4, ये PbX2 इज इसमें थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी decreases, PbX2 is more stable than PbX4, समझे क्या। एंड दिस PbX4 इज बेसिकली इट इज reduced to, this is reduced to PbX2। इस वजह से PbX4 क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, इस वजह से PbX4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझे क्या, राइट। तो वही सारी चीजें बता रहे हैं एंड सब रीजन है क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट के ये सब रीजंस हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया, उसके बाद यहाँ पे बताया है कि
इट इज बीइंग सेड दैट कि एक्सेप्ट CCl4 अदर टेट्राक्लोराइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। मैंने हाइड्रोलाइसिस ऑलरेडी पढ़ा दिया है, बट इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि SiF4 का क्या है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है। मतलब ये तुमने पढ़ लिया, अब मैं इसको यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। बस अभी जो भी दिया गया उसको देख लो, पढ़ लो एक बार। CCl4 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, बाकी सबका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, बिकॉज सेंट्रल एटम कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और फिर ये जो डायग्राम बना हुआ हाइड्रोलाइसिस का, मैंने ये वाला डायग्राम ऑलरेडी बताया था कि SiCl4 का हाइड्रोलाइसिस किस तरह से होगा, ठीक है। तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, इसको रीड कर लो, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ सब कुछ अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसको रिपीट करने की मुझे जरूरत नहीं है। फिर 11.6 मैंने ऑलरेडी बता दिया था जब मैं हाइड्रोलाइसिस पढ़ा रहा था, और मैंने कल भी इसका डिस्कशन कर दिया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेटर करेंगे इंपॉर्टेंट, अगर हम बात 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 करेंगे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनॉमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। तो जैसा हमें पता है कि फर्स्ट मेंबर हमेशा कैसा दिखाता है, कुछ अलग हट के बिहेवियर दिखाता है एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड anomalous behavior of carbon। तो क्या कहा जा रहा है कि like the first member of other groups, carbon also differs from rest of the members of the same group, because carbon का anomalous behavior क्यों है, because of the small size, high En value, high ionization enthalpy and absence of vacant d orbitals। इन सब reasons की वजह से कार्बन जो है थोड़ा सा अलग हट के बिहेवियर दिखाता है as compared to what, as compared to the members of the same group, ठीक है। तो देखें जरा क्या क्या चीजें हैं। इन कार्बन ओनली S and P ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। हमें पता है कार्बन में डी ऑर्बिटल होता नहीं है, therefore it can accommodate only 4 pair of electrons around it. This would limit the maximum covalency of carbon to 4। मैंने ऑलरेडी बताया था कि सेकंड पीरियड मेंबर्स का कोवलेंसी मैक्सिमम क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। 4 से ज्यादा कोवलेंसी नहीं हो सकता है सेकंड पीरियड मेंबर्स का, ठीक है। Whereas the other members can easily expand their covalency due to presence of vacant d orbitals, expand their valency to 6, मैक्सिमम कितना 6। जैसे हमने देखा ना SiF6 -2, GeCl6, समझे क्या, -2, SnOH 6 -2। इसका मतलब दे कैन एक्ट एज लोएस्ट एसिड्स आल्सो। मैंने ऑलरेडी बताया था, जैसे SiF4 कैन एक्ट एज लोएस्ट एसिड, ठीक है। Sn+4 कैन एक्ट एज लोएस्ट एसिड। ऑल्दो ये कैसे हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल्स, इनके ऑक्टेट हमेशा पूरे होते हैं, मगर अपने वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड दे कैन बिहेव एज लोएस्ट एसिड्स, समझे क्या, राइट। तो इन सारी चीजों का डिस्कशन हो चुका है, बातें हो चुकी हैं। देन उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि कार्बन हैज, क्या कहा जा रहा है कि कार्बन ऑल्सो हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म P&P मल्टीपल बॉन्ड्स with itself as well as with other atoms of small size and high En value of the same period। मतलब P&P multiple bonds की बात हो रही है, तो only stable P&P multiple bond is 2p pi bond, stable कार्बन, ठीक है। तो हमें पता है कि जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड ये कैसा है, लेस स्टेबल होगा। जो बॉक्स में क्या लेस स्टेबल है, ये क्या कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड में अगर ये बनता है तो ये क्या होगा, 2p ऑफ कार्बन एंड 3p ऑफ सल्फर, ये वाला पाई बॉन्ड होगा, और ये कैसा होगा, ये लेस स्टेबल होगा, ठीक है। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी लेस स्टेबल, बट लिखा है तो पढ़ने में क्या जा रहा है। देन उसके बाद हेवियर मेंबर्स डू नॉट फॉर्म P&P पाई बॉन्ड्स, क्योंकि हेवियर मेंबर्स के पास 2p खाली नहीं होता है, 2p के इन्वॉल्व नहीं कर सकते, इन्वॉल्व करेंगे तो 3p या 4p को इन्वॉल्व करेंगे, तो हेवियर मेंबर्स P&P पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। इंस्टेड वो क्या करते हैं, वो dp पाई बॉन्ड बनाते हैं या d and d पाई बॉन्ड बनाते हैं। जैसा हमने ग्रुप 13 में पढ़ा था कि हेवियर मेंबर्स डू नॉट फॉर्म P&P पाई बॉन्ड्स बिकॉज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर टू लार्ज एंड डिफ्यूज टू अंडरगो इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो हेवियर मेंबर्स दे फॉर्म dp पाई या फिर दे कैन फॉर्म d and d पाई, ठीक है ना, इनमें से ये ऐसा बनाते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट है कैटिनेशन, तो इसको हम लोग देखते हैं एक बार ना। अब देखो जरा, फ्रॉम ग्रुप 14, चलो पहले मैं ये बता देता हूं कैटिनेशन मतलब हम लोग क्या समझते हैं, कैटिनेशन मतलब हम क्या समझते हैं। If I talk about the catenation property, catenation मतलब क्या, property of an element to form covalent bonds with the same kind of atoms, ठीक है ना। तो catenation या सीधे सीधे
tendency to form XX sigma bonds. ठीक है, राइट। तो सीधी बात, टेंडेंसी टू फॉर्म XX sigma bond will be more this tendency of catenation tendency will be more for those atoms which can form stronger XX sigma bonds. It will be greater for those atoms which can form what? Which can form stronger XX sigma bonds. ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, आप देखना ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनना ध्यान से। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ क्योंकि ये काम आएगा। जैसे हम बात करते हैं ग्रुप 14 में, तो ग्रुप 14 में वी हैव कार्बन कार्बन बॉन्ड, we have silicon silicon bond, then germanium germanium bond, then we have tin tin bond. ठीक है, राइट। तो इसमें लेड जो है, लेड एकदम अलग से, this does not show catenation, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये चीज, लेड में ग्रुप 14 में लेड जो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की इन किलोजूल पर मोल, तो बॉन्ड एनर्जी की अगर हम बात करते हो, कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी क्या 348 दिया गया। एटलीस्ट ये वाला वैल्यू तो याद होना चाहिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी शुड रिमेंबर। ये कितना 348 दिया गया, ये कितना दिया गया 297 दिया गया है। जर्मेनियम जर्मेनियम दिया गया कितना 260 दिया गया है, समझे क्या। एंड टिन टिन कितना दिया गया 240 दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ऐसा बता सकते हैं कि जैसा जैसा अगर हम नीचे जा रहे हैं, क्योंकि सिंस साइज ऑफ एटम increases, therefore so bond stability or bond energy decreases. Therefore catenation property for group 14 is what? Carbon, silicon, germanium and tin. तो पहली बात तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। For group 14 the property of catenation is carbon, silicon, germanium and tin. मतलब group 14 में carbon has the maximum tendency of catenation. That means carbon shows maximum catenation property in group 14 and it decreases down the group. तो ये हमने बात करी किसकी, ग्रुप 14 की, decreases down the group। समझे क्या। तो पहले ये पढ़ लेते, पहले ग्रुप 14 में जैसा जैसा दिया गया पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो हमें बाकी चीजों में भी हेल्प करेगा। तो पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो जरा कि कार्बन एटम्स हैव द टेंडेंसी टू लिंक विद वन अनदर थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म चेन्स एंड रिंग्स। मतलब कार्बन कार्बन आपस में लिंक हो सकते हैं टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स। और तुमने ऑर्गेनिक को पढ़ाई हुआ है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे ही होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ओनली। दिस इज बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। On moving down the group, size increases and En value decreases, thereby tendency to show catenation decreases down the group। ठीक है,
दिस कैन बी क्लियरली सीन फ्रॉम द बॉन्ड एंथैल्पीज. टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन इज कार्बन का बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सिलिकॉन. देन जर्मेनियम एंड टिन ऑलमोस्ट बराबर है. लेड डज नॉट शो कैटिनेशन. पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है. ये जो इसमें जो भी लिखा गया वो सब मैंने बता दिया. जो भी लिखा गया दिस आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे जर्मेनियम एंड टिन का जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट कैसा है, वो एक जैसा है. और यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी का जो डेटा दिया गया है वो उसके हिसाब से सारी चीजें प्रूव हो रही हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो वो आसानी से बॉन्ड को क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है. समझेगा, राइट. एंड लेड जो है कार्बन कार्बन आसानी से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और वो बहुत अच्छा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा. और बाकी सबका डाउन द ग्रुप जाएंगे तो टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. मगर लेड में कोई भी कैटिनेशन नहीं है, तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रुप 14 में कौन सा मेंबर कैटिनेशन शो नहीं करता है. तो कौन सा मेंबर ग्रुप 14 में कैटिनेशन शो नहीं करता है, वो है लेड. लेड विल नॉट शो एनी कैटिनेशन प्रॉपर्टी इन ग्रुप 14. समझे क्या. अब उसके बाद ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन ओनली द पी एंड पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन इज एबल टू शो एलोट्रोपिक फॉर्म्स. मतलब एलोट्रोपिक फॉर्म्स मतलब क्या, कार्बन इज एबल टू शो एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स. जैसे इट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, इट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट. समझे क्या, गेटिंग ना. इट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कोल, कोक, चारकोल एक्सेट्रा. इन सबके फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ओनली. बिकॉज ऑफ द दो चीजें कि बिकॉज ऑफ द कैटिनेशन प्रॉपर्टी, दो चीजें हैं यहां पे. इसको हम लोग ऐसा डिवाइड करते हैं कि ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी, इसमें क्या है, इसमें है कि कार्बन कैन फॉर्म p pi multiple bonds. समझे क्या. एंड कार्बन कैन एग्जिस्ट इन वेरियस एलोट्रोपिक फॉर्म्स. कार्बन कैन एग्जिस्ट इन वेरियस एलोट्रोपिक फॉर्म्स. बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन ओनली. और ग्रुप 14 में लेड जो है बिल्कुल भी कैटिनेशन का टेंडेंसी को शो नहीं करता है. ग्रुप 14 में लेड डज नॉट शो एनी प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन. ठीक है. नाउ अब हम लोग इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं. अब ये क्योंकि हम लोग कैटिनेशन की बात कर रहे हैं तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी सिर्फ ग्रुप 14 तक ही लिमिटेड नहीं है, हम लोग को थोड़ा आगे भी बढ़ना पड़ेगा. अब ये तो मैंने ग्रुप 14 का बता दिया. ग्रुप 14 का डेटा तो ध्यान में रख सकते हो कि मैक्सिमम कैटिनेशन टेंडेंसी इसका कार्बन का है. कार्बन का टेंडेंसी सिलिकॉन से कहीं ज्यादा है और बाकी जर्मेनियम टिन का तो बहुत ही कम है. लेड का तो जीरो टेंडेंसी कैटिनेशन का. ठीक है. अब मैं इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं. इंपॉर्टेंट चीज ये है टू शो कैटिनेशन, टू शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी, टू शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी, that means formation of strong XX bond, XX sigma bond, formation of strong XX sigma bond. इसको शो करने के लिए पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल X जो है, X must have, first of all X should be small enough to form, ये इंपॉर्टेंट है, to form stronger XX sigma bond. पहली बात, X should be small enough to form stronger XX sigma bond. एंड दूसरी चीज X जो है, this should be large enough. इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो. This should be large enough to minimize the repulsion between, to minimize the repulsion between
to minimize the repulsion between XX के ये जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर BP मतलब बॉन्ड पेयर, और इनके इंडिविजुअल इनर इलेक्ट्रॉन्स, to minimize the repulsion between XX bond pair of electrons, bond pair of electrons and inner electrons of X. मतलब कहने का मतलब ये है कि पहली बात, इसको मैं शो कर देता हूं ढंग से, टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन XX के बीच का बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड X के जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, कई सारे इनर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ना, कैसे भी इनर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 1s का इलेक्ट्रॉन, 2s का इलेक्ट्रॉन, 2p का इलेक्ट्रॉन, 3s 3p, कितना भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है. तो दिस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन must not be repelled by, must not be strongly repelled by this all these inner electrons. मतलब क्या ये ऐसा रिपल्शन नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन नहीं होना चाहिए. अगर स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा. तो वही कहा जा रहा है कि टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग XX बॉन्ड के दो कंडीशंस हैं. पहला कंडीशन क्या है कि X जो है इट शुड बी स्मॉल इनफ टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्गर XX बॉन्ड, क्योंकि स्मॉल एटम्स अंडरगो ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, दैट मींस greater extent of overlap, greater extent of overlap. It should be small enough to undergo greater extent of overlap. समझे क्या? एंड दूसरी बात, X जो है, एटम जो है, X should be large enough to minimize the repulsion between the bond pair of electron and inner electron pairs. समझे क्या? Inner electrons of X. मतलब क्या? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, it means that means X must have an optimum size. It must have an optimum size which is first small enough to show greater extent of overlapping, getting na, and then during sigma bond and then it should be large enough to minimize what? To minimize the repulsion between REP, मतलब repulsion, to minimize the repulsion between bond pair XX sigma bond pair and inner electrons. समझे क्या? To form what? To form stronger XX bond. समझे क्या? And these both properties are clearly satisfied by कार्बन. मतलब कार्बन का एक ऐसा ऑप्टिमम साइज है, क्लियरली सैटिस्फाइड बाय व्हाट? कार्बन का एक ऐसा ऑप्टिमम साइज है कि इट इज स्मॉल इनफ टू शो ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप एंड लार्ज इनफ टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड इनर इलेक्ट्रॉन. समझे क्या? बट अगर हम लोग ग्रुप 14 से अगर हम लोग ग्रुप 15 जाते हैं, ग्रुप 16 जाते हैं एंड ग्रुप 17 जाते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो कार्बन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जा रहे हैं तो साइज कैसा होता जा रहा है? साइज डिक्रीजेस. साइज कैसा होता जा रहा है? साइज तो डिक्रीज होता जा रहा है. अगर साइज डिक्रीज होता जा रहा है मतलब कार्बन का क्या है? एग्जैक्टली ऑप्टिमम साइज है.
optimum size to show catenation, optimum size to show what, catenation। मगर बाकी में क्या हो गया, हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है, हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और उसके बाद ये हमारे पास जो फ्लोरीन है, इनमें क्या हो गया, साइज कैसा स्मॉल हो गया, इट हैज बिकम स्मॉलर देन द ऑप्टिमम साइज। तो अगर साइज स्मॉलर देन द ऑप्टिमम साइज हो गया है तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर लेगा, मगर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि साइज छोटा हो गया। अगर छोटा साइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन होने लगेगा। समझे क्या, ये वाला गेटिंग ना, राइट। बिकॉज मैंने क्या बताया, साइज शुड बी स्मॉल इनफ टू शो ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन विल शो ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, नो डाउट। बट सेकंड वाला जो कंडीशन है, ये जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में क्या हो गया, फेल हो गया। इस वजह से अगर हम लोग बात करें, अगर हम बात करते हैं कि ग्रुप 15 में नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन व्हाट, फॉस्फोरस सिग्मा बॉन्ड। मतलब फॉस्फोरस हैज मोर टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन देन नाइट्रोजन। ग्रुप 15 में फॉस्फोरस हैज मोर टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन देन व्हाट, नाइट्रोजन। या फिर ऐसे बोल दें कि नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड फॉस्फोरस सिग्मा बॉन्ड, ये इस हिसाब से क्या होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ increases, bond energy increases and catenation property increases। समझे क्या, नाइट्रोजन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्यों कम है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज तो छोटा है, तो वो एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, मगर बिकॉज इट इज स्मॉलर देन कार्बन का मैंने क्या बताया, एग्जैक्टली ऑप्टिमम साइज है। नाइट्रोजन का साइज स्मॉलर देन ऑप्टिमम है, मतलब नाइट्रोजन में क्या होगा, नाइट्रोजन में बॉन्ड पेयर विल बी स्ट्रांगली रिपेल्ड बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से नाइट्रोजन का सिग्मा बॉन्ड कैसा हो गया, वीकर हो चुका है। समझे क्या, राइट। तो दैट इज वाई, तो इसमें जो है ये जो नाइट्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है वीकर हो चुका है, क्योंकि बॉन्ड पेयर इज repelled by inner electrons। इस वजह से नाइट्रोजन का साइज कैसा हो गया, वीकर हो गया, और ये ऑप्टिमम साइज की कैटेगरी में आ जाता है। और जैसे मैंने बोल दिया ऑप्टिमम साइज, तो ये सारी चीजों को सेटिस्फाई करा, दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा, और इसी वजह से फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज व्हाट, P4। अगर हम लोग P4 की बात करेंगे तो P4 में सिग्मा बॉन्ड्स ही हमें देखने को मिलते हैं। दिस फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4, तो P4 में वी कैन क्लियरली सी द सिग्मा बॉन्ड्स ओनली, हमें सिग्मा बॉन्ड्स ही देखने को मिलते हैं P4 में। समझे क्या, हर एक फॉस्फोरस के अबाउट जो ज्योमेट्री है वो कैसा है, वो एक पिरामिडल ज्योमेट्री होता है अबाउट एवरी फॉस्फोरस एटम। अबाउट एवरी फॉस्फोरस द ज्योमेट्री इज पिरामिडल। हमें दिख रहा है यहाँ पे कि ये P4 है। दिस समझे क्या, सो दैट इज वाई therefore that is why नाइट्रोजन एज N2, क्योंकि नाइट्रोजन का मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने का टेंडेंसी जाता है, मगर फॉस्फोरस एज P4 सिग्मा बॉन्ड्स। नाइट्रोजन फॉस्फोरस एक ही फैमिली के ना, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग मल्टीपल बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग 2p2p पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन 2p2p पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर फॉर्म कर सकता है, मगर सिग्मा बॉन्ड उतने ज्यादा फॉर्म नहीं कर सकता है, ज्यादा सिग्मा बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता। मगर फॉस्फोरस जो है इट कैन फॉर्म स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड्स, इस वजह से इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ P4। ठीक है, तो अभी ऑक्सीजन और अभी क्या बच गया, अभी हमारा बच गया ग्रुप 16 का एंड ग्रुप 17 का बच गया कैटिनेशन। ये मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करता हूं। ठीक है, ये बच गया, दिस विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास।
We'll stop here. Thank you.